क्या आप मरना चाहती हैं? आई मैन खुदकशी वगैरह जैसा कोई सीन। अनवार ने अपने मशहूर ज़माना हैट को सर पर गोलाई में चक्कर देते हुए अज़रा हमदर्दी पूछने का तकल्लुफ़ कर लिया था, और अगर वो आइंदा आने वाले दिनों में ज़रा भी पेश आने वाले वाक़यात का अंदाज़ा कर लेते तो मर कर भी अपनी चलबलाती हुई ज़बान को ज़हमत देना गवारा न करते। हलीमा ने सर उठाकर गज़बनाक आँखों से मुकाबिल को देखा था। मैं किसी को मारना चाहती हूँ, तेवर के साथ साथ आवाज़ भी अनवार जी की सिटी कम कर गई थी। मेरा मतलब ये था कि सारी जिंदगी उन्हें अपनी सफाई पेश करना ही तो नहीं आया था। अब भी ऐसा घबराए कि ज़बान तालू से चिपक कर रह गई थी। जिंदगी अक्सर औकात उन्हें यूं ही शर्मिंदा करने पे तली रहती थी। फ़र्क बस इतना सा था कि वो इसके आदी नहीं हो पाए थे। जाने कसूरवार कौन था, वो या फिर जिंदगी? आंसुओं के मिटे मिटे निशानों को दोपट्टे के प्लो से पोंछकर वो मैदान में आ गई थी। क्या मतलब था आपका? आपकी नज़र में हर रोता हुआ इंसान मरना चाहता है, और आप मदर टेरेसा बने उसे खुदकशी करने के 101 तरीके किताब देने पहुंच जाते हैं। उन्हें जहां कोई खूबसूरत लड़की देखी बस आ गए रोग झाड़ने। अब जैसे बड़ों को इसके अलावा आता ही किया है। अनवार जी को इस सारे मुकालमे में अगर एतराज़ था तो सिर्फ दो बातों पर। पहली बात, वो कोई नौजवान हुसैन दोशीज़ा नहीं थी, और दूसरी बात कि वो बुढ़े तो कम अज़ कम नहीं थे। उनकी ग्रेसफुल और चार्मिंग पर्सनालिटी का तो ज़माना मुद्दा था, और जब कभी भी वो 3 पीस सूट में मलबूस नज़र आते तो जवानों को भी मात देते हुए नज़र आते, और सामने खड़ी खातून नुमा लड़की ने उन्हें बड़ी आसानी से बड़ों की फहरिस्त में डाल दिया था। हैट उतार कर दाएं हाथ में पकड़ते वो हलीमा के सामने आन खड़े हुए थे। इस दिन डॉक्टर यूनुस बट की शैतानियाँ पढ़ते हुए अब के तो सातों आसमानों को हिला रहे थे, और आज बगैर किसी किताब के दोपट्टे भगोना क्या मानी रखता है? इंसान होने के नाते ये पूछना आपको तो बुरा लग गया। आई एम सॉरी खूबसूरत लड़की साहिबा, जितना वो उन्हें सादा समझ रही थी वो ऐसा हलवा भी नहीं थे। ये उनकी खामी थी कि वो कभी भी किसी इंसान को जज नहीं कर सकी थी। पार्क के दरख्तों की छाया तले दोनों इकट्ठे खड़े थे, और दोनों में एक चीज़ मुश्तरक थी, तन्हाई। हलीमा दोपट्टा बराबर करते अपनी पालतू बली को आवाज़ें देने लगी थी, जो बाग जिना की खुदरू झाड़ियों में चूहे ढूंढने के मिशन पर रवाना हुई थी, और हर बार ही मुंह लटकाए खाली हाथ वापस आती। केटी केटी, किधर हो मेरी गरीब बली, मेरी वापस आ जाओ। आज भी चूहे तुम्हें देखकर बिलों में जा घुसे हैं। वापस जाते हुए उनका दोपट्टा हुआ कि छेड़ से लहरा रहा था, और बगौर इसे देखते अनवार हंस दिए थे, एक बेवजह सी हंसी। दादो, असल जिंदगी और परियों वाली जिंदगी में क्या फ़र्क होता है? नास्टेल्जिया के उरूज पे हलीमिया को पोती की आवाज़ हाल में जिंदा कर गई थी। वो हमेशा दकीक सवालों के साथ हाजिरी देने आती थी, बाकी तो ये जहमत भी नहीं करते थे। जिंदगी में सारे रिश्तों से इस ढंग और फुर्ती से चादर खींची थी कि पीर और सर नंगा हो चुका था। हलीमा अब साल की जिंदगी ख्वाब हो चुकी थी, और तन्हाई धमाल डालती हकीकत। जब तक अबसार जिंदा थे तो रंग कहे और खुशियाँ थी। जिंदगी शुरू करने और उसके बाद जाने उन्होंने कितने ही ख्वाब बने थे, और जिंदगी मौत की तांतों में उलझ कर रह गई थी। माजी अब भी दीवारों पर सिनेमा स्क्रीन हो जाता था। हलीमी, तुम्हारे साथ जिंदगी बसर करना मेरा अवलीन ख्वाब था। बहुत मोहब्बत है मुझे तुमसे, वो इकरार हलीमा अंसार को ओरन खटवले पर बिठा देता था। रस भरी खाते हुए वो खूब हंसती थी। ना जी, ज्यादा फिल्मी मत हुआ करे। सब जानती हूँ मैं, ज्यादा मासूमियत दिखाने की जरूरत नहीं। सुना है माल रोड पर खड़े होकर अब खूबसूरत लड़कियों में लो लेटर्स तकसीम किया करते थे। वो भी आगे ज़हीन वफ़ितें थी। वो धकती रग पकड़ती कि वो मुर्ग बिस्मिल की तरह फड़फड़ाने लगते थे।
दोनों अपनी जिंदगी में खुश मुतमईन थे, जैसे जिंदगी तो सीधी सड़क ही थी, कोई गड़ा नहीं हमवार, मगर वो गलत थी। 3 बेटों की पैदाइश की जिम्मेदारी अकेली हलीमा पर आन पड़ी थी। अबसार साहब तो चुपचापाती दुनिया से अगले जहान हुए थे। जिंदगी का सर्कस उनके लिए मुश्किल तरीन तमाशे का एहतमाम कर रहा था। 3 बेटों की शादियां की और तीनों ही अपने बीवी बच्चों के साथ गुम हो गए और वो अकेली तन्हाई की फसल सींच रही थी। बेटे छत खाना पीना दे रहे थे, मगर वक्त ये नहीं था उनके पास। हलीमा ने अपने आप को किताबों की दुनिया में गुम कर लिया था। अक्सर वो टेरेस पर टहलती हुई सोचती थी, शुक्र है कि ये दुनिया किताबों से भरी हुई है, किताबें पढ़ने वाले और किताबें लिखने वाले जिंदा हैं। वो दोनों के जिंदा होने की दुआ क्या करती थी। फजर पढ़कर तिलावत करती, फिर नाश्ता दोपहर को खाने की हाजत न रहती थी, किताब लेकर बैठ जाती थी या अबसार वाला रेडियो ऑन करके खिड़की में खड़ी हो जाती। सामने वाले घरों के टेरेस पर हिलती और हर लड़कियां और उनके कहकहे तक से वो वाकिफ थी। बेटे ऑफिस से थके हारे घर आते तो बीवियों के साथ कमरों में बंद हो जाते थे, लेकिन कभी कभार कंधे पर कोट लटकाए माँ की तरफ आ निकलते। कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटा। जाने कितने दिन हो जाते थे उन्हें बेटों को देखते हुए। वो तो गिनती भूल जाती थी। शायन नौरीन के साथ मिलकर गुपशे क्या करें, थोड़ा दिमाग ताज़ा होगा। वो हुले से हंस देती थी। वो आजकल के ज़माने की बहुएं थीं, जिनके लिए सास एक ओल्ड फैशन के सिवा कुछ भी तो नहीं थी। नहीं रहमान, बस मैं अपने कमरे में खुद को ज़्यादा पुरसुकून महसूस करती हूँ। औलादाल कितनी जल्दी मुतमईन हो जाती है ना। डस्ट एलर्जी की वजह से अस्थमा बिगड़ जाता था। वो इन्हेलर 24 घंटे बैग में रखती थी। किताबों के अलावा हलीमा अपने आप को हमेशा संवारे रखती थी। वो बिला की नफीस और सफाई पसंद थी, ग्रेसफुल और 4 मन पर्सनालिटी की मालिक थी। पोती के सवाल पर वो कहीं खो-सी गई थी। असल जिंदगी में इंसान बार बार टूटता जड़ता रहता है, और परियों वाली जिंदगी में ऐसे कोई अवामिल नहीं होते होंगे। वहाँ तन्हाई नहीं होती होगी, अकेले चाय नहीं पीना पड़ती होगी। जब सांस की रफ्तार बिगड़ती होगी तो कोई इन्हेलर लिए पास ही खड़ा होता होगा। वहाँ शायद डाक से हर माह की पहली को अदब और फिक्शन की किताबें मौसूल होती होंगी। फिर आश्तल उठाते आगे बढ़ गई थी, जाने वो जवाब इसकी समझ में आया था भी या नहीं, मगर फिर आने वाले दिनों में चाय के वक्त वो उनके पास मौजूद होती थी। शुगर पाट इसके कब्जे में होता था। एहतियात से कांच की प्याली में चीनी घोलकर स्टील के चमचे से हिलाती जाती। अब उसने एक इन्हेलर ले लिया था जब भी हलीमा के पास आती थी। इन्हेलर उसने हाथ में थामा हुआ होता था। हर माह की पहली को हलीमा को डाक से किताबें भी मौसूल होने लगी थी। टार्जन और बारबी, उम्रो अय्यार और कानकटा जिन, शहजादी फिरोज़ा और कुबरा जिन। इस दिन हलीमा इतना हंसी थी कि आंखों में पानी आ गया था। कुछ छोटी छोटी मोहब्बतें आंखों को पानी से भर देती हैं। बाग जिना में सैर के दौरान हलीमा ने अनवार साहिब को अपनी तरफ मुतवज्जे देखा था। इस उम्र में उन्हें इस बूढ़े के लक्षण जरा भी ना भाए थे। वो तिलमिला कर रह गई थी। अनवार साहिब जामन और आम के दरख्तों की गिनती करते मगन से नजर आते थे। हाथ में उठाई थैली से दाना उठा उठाकर बाग जिना के परिंदों की खुले आम दावत करते थे। अब तो शायद परिंदे भी इस दावत बल्कि शाही दावत के इतने आदी हो चले थे कि अनवार साहिब की आमद से पहले ही मुकर्ररा पॉइंट पर कतारें बांधे जमा हो जाते थे। यही वो वाहिद सरगर्मी थी जिसकी वजह से हलीमा आने वाले दिनों में अनवार से थोड़ी बहुत मुतासिर होती नजर आई थी। हलीमा की बली केटी उनके साथ ही सिर को आती थी, मगर बेचारी को भी अपनी खुराक नहीं मिली थी।
हर बार वापसी पर वो मूंछों को ताव देती हलीमा को नाराज़ी से देखा करती थी। मौसमी असरात के ज़ेर असर हलीमा को बुखार ने आ लिया था और वो कई दिनों तक बाग जिना से गैर हाजिर रही थी। उनके फैमिली डॉक्टर ने उन्हें घर पर रहकर आराम करने को कहा था। वो सेली सी एक दोपहर थी जब शर्फू ने उन्हें किसी मेहमान के आने की इत्तला दी थी। वो चादर ठीक करती मेहमान खाने में आई थी। सफ़ेद लिबास में सलीके से तैयार अनवार खड़े थे। अब वो हैरान हुई थी। दोनों के दरमियान चाय की भाप से दीवार खड़ी हो गई थी। वो जैसे किसी इज़्तिराब की सी कैफियत में थे। वो कभी कभी इंसान कोई मंजर देखने का इतना आदी हो जाता है कि फिर इस मंजर में छोटी सी तब्दीली भी बहुत बुरी तरह महसूस हुआ करती है। मुझे भी वो छोटी सी तब्दीली बहुत शिद्दत से महसूस हो रही है। बाग जिना अब मुझे आपके बगैर वीरान और अधूरा लगता है। प्लीज़ आज ये मंजर पूरा करने ज़रूर आइएगा। मुंतज़र रहूँगा। चाय के 2 कप वहीं गिलास टेबल पर पड़े रह गए थे। भाप की तनी हुई आग गिर पड़ी थी। घड़ियाल पर नजरें गाड़े के टिके बगैर ही वो अधूरा मंजर मुकम्मल करने चली आई थी। बूढ़े छतनार के गहरे अंधेरे में रोशनियां जल उठी थी। भीगी घास पर वो नंगे पांव खड़ी थी। भी दूर तक फैले लैंप पोस्ट में गजा अंधेरा। खुराक की थैली पकड़े सफ़ेदे के दरख्त से टेक लगाए खड़ा वो उधर ही मुतवज्जे खड़ा था। मुझे यकीन था कि आप आएंगी और अगर मैं ना आती वो होले से बहने थे। मैं तब भी मुंतज़िर रहता। इंतज़ार करने की आदत है आपको? नहीं, शौक़ है मुझे। इक्का दुक्का परिंदे दाना चुगने आ पहुँचे थे। हलीमा दिलचस्पी से उन्हें देखने लगी थी। क्या करते हैं आप? एक कनाल के घर में अकेला रहता हूँ, लहजे में हुक्सी थी। वो अंदाज तो आशना सा था। वो बरलहजा, वो तन्हाई। हलीमा को बर्फबारी होती महसूस हुई थी। आपकी बीवी, बच्चे? बीवी अगले जहां चली गई थी, मुझे अकेला छोड़कर। कैंसर था उसे। बच्चों के मामले में अल्लाह ने हमें खाली हाथ रखा। वो लहजा हलीमा को रुया रुया सा लग था। हैंडबैग से उन्होंने टिश्यू खींचकर उनकी तरफ बढ़ाया था। सू सू करके टिश्यू से गीली आंखें पोंछता वो शख्स हलीमा को बच्चा ही तो लगा था। घास की महक में एक सोच बिखरी थी। बुढ़ापे की तरफ गामजन इंसान फिर दोबारा से बच्चा बन जाता है। बच्चों की तरह रोता है, रौनक चाहता है, कोई साथ, कोई तो बोलने वाला हमा वक्त साथ हो, कोई तो। अब कल आएंगी ना? अनवार ने टिश्यू को सामने वाली जेब में महफूज करते हुए पूछा था। शाल बराबर करती सर इस बात में हिलाती वो आगे बढ़ गई थी। बूढ़े छतनार दरख्तों में अंधेरा सो रहा था और जुगनू अंगड़ाइयाँ लेते हुए बेदार हो रहे थे। आने वाले दिनों में वो करीब आते गए थे। बाग जिना में चहल कदमी करते, परिंदों को खुराक की थैली से अनाज निकाल कर बखेरते, जिंदगी, रिश्तों, जज्बों पर बहस करते। आपके तो बेटे और बहुएं आपका बहुत ख्याल रखते होंगे, उन्होंने पूछा था। वो वहशत से फीकी हंसी के साथ बोली थी। अनवार, ख्याल रखना क्या होता है? नौकरों के हाथ 3 पहर का खाना भिजवा दिया। गाहे बगाहे ग्रीन टी और चाय भिजवाना, दवाइयाँ देकर गायब हो जाना। हाँ, ख्याल रखते हैं। शायद वो अपनी जगह ठीक हूँ। उनकी लुग़त में ज़रूरियात की फराहमी ही ख्याल। कभी तो मैं सोचने लगती हूँ कि हम बूढ़े होते ही ज़्यादा तवक्कुआत रख लेते हैं, वरना हम लोग तो उर्फ आम में बूढ़ होते हैं ना। दिन गुजर जाता है मगर रात। बाग जिना की खुदरो घास में आंसू गुम हुआ था। अनवार के हाथ से टिश्यू लेकर आंसू पूंछकर उन्होंने टिश्यू अपने हैंडबैग में महफूज कर लिया था। रातों को खौफ के भूत दीवारों पर नाचते तालियां पीटते हैं। सर छुपाकर रोने को तकिए कम पड़ जाते हैं। हिरा कभी आ जाती है मगर तुम्हें पता है अनवार कि वो साइंस की तालबा है, इस्थमा के बारे में जानती है।
जरासीम उड़कर लिपट जाते हैं, चिमट जाते हैं, और जवान लोग कोई बीमारी नहीं चाहते। उन्हें जिंदगी जैनी होती है। ये तो हम बूढ़े होते हैं जो उम्र की नकदी ख़त्म करने पर तले होते हैं और बीमारी घर बन जाते हैं। दरख्तों की शाखें टूट टूट कर गिरती रही। अनवार साहिब को वो पहली हलीमा याद आई थी। तेवरियाँ चढ़ाती उससे होती, इंसान भी कितना गहरा होता है, समंदर के जैसा राज रखने वाला। सब ठीक हो जाएगा जैसे तसल्ली दे रहे हो। वो सर को हिला गई थी। जिंदगी सब ठीक हो जाएगा कि तसल्ली दिलासे ही का तो नाम है। इस सवाल के जवाब में गुजर जाती है, यही काफी है। कोट की जेबों में हाथ डाले खड़े अनवार तो जैसे गुमसम हो गए थे। मेरा घर बहुत बड़ा है हलीमा, मगर खाली है। ये मैं अकेला दीवारों से कैसे बातें कर सकता हूँ। मेरे बहन भाई दूसरे शहरों में अपने बच्चों बीवियों के साथ सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। मैं तो शायद उनके मंजर से कब का गुम हो चुका हूँ। कभी कभी भूले से 2-4 मिनट की कॉल रिसीव हो जाती है और बस विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे शादी करेंगी। वो सहपहर बादलों भरी थी और हवा में खुंक सी थी। बाग जिना के दरख्त झोल रहे थे। अनवार साहब ने बगैर की तमहीद के हलीमा को पत्थर के सांचे में बदल दिया था। वो जिंदगी में दोबारा कभी भी इस सवाल की तवक्को नहीं कर सकती थी, और जिंदगी यही तो होती है। ज़ीरक चालाक हमारी तवक्कुआत से कहीं आगे की चीज़ ठट्ठे लगाती। मसकती हलीमा की आवाज़ गुम हो गई थी। शादी अपने ये कैसे सोच लिया। वो गिरती पड़ती चली आई थी। जब केटी एक चूहे का कामयाब शिकार करके लौटी तो उसकी मालिकन गायब थी। वो मियाँ मियाँ करती आखिरी हल्की बरसती बारिश में अपनी मालिकन को तलाश करने में कामयाब हो गई थी। वो रात बिजलियां कड़कने की रात थी। खौफ के भूत आ गए थे और दीवारों पर उनके साए लर्ज़ां थे। हलीमा तकियों में सिमट गई थी। उनका वजूद खौफ से तर हो गया था। सांस घट गई थी। जिंदगी जैसे ख़त्म होने को थी। वो तो बेबसी की इंतहा पर थी। कोई भी उनके पास नहीं था। वो घटी घटी चीखों के साथ बेटों के नाम लेती रही। उन्हें यकीन था हमेशा उनके पास सवाल लेकर आने वाली हिरा ज़रूर उनकी पुकार पर वापस आएगी। कोई भी नहीं आया था। अगली सुबह अनवार आ गए थे। सारे बेटे और बहुओं के सामने उन्होंने मुद्दा रख दिया था, मैं हलीमा जी से निकाह करना चाहता हूँ। बेटे बिफर गए थे। खून जोश में आ गया था। लेकिन मॉडर्न और लिबरल बहुओं ने आखिरकार अपने शोहरों को राज़ी कर लिया था। उनके सर से बोझ हटने वाला था। मम्मी को अपने फैसले करने का हक है। डैडी के जाने के बाद उनकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई। उन्हें इस उम्र में सहारे की ज़रूरत है। हलीमा ने डबडबाई आंखों से चारों तरफ देखा था। रात याद आ गई थी। अपनी सदा में याद आई थी। सारे अजनबी लग रहे थे। उनके लबों ने जुम्बिश की थी। अनवार वो हल्की पुकार, धीमी सरगोशी हरगिज हरगिज बेकार नहीं गई थी। वो सूरत से उठकर हलीमा के पास आ गए थे। भूरे रंग की चादर में मलबूस वो हुस्न विमलाल की देवी अनवार साहिब को दिल के बहुत पास लगी थी। अनवार, तुम्हारे घर लाइब्रेरी के शेल्फों में मेरी किताब पूरी आ जाएगी ना? मेरी केटी के लिए एक छोटा सा पेट हाउस बना दोगे ना? अनवार रोते हंसते इस बात में सर हिलाते रहे थे। अगले रोज सफ़ेद चादर में मलबूस केटी को थामे वो अनवार साहिब के साथ इस घर से रुखसत हुई थी। किताबों के बंडल अनवार साहिब के हाथों में थे। बहू, बेटे और पोती घर के बाहर उलूदाई हाथ लहराते नम आँखों के साथ उन दोनों बूढ़ों को जाता देख रहे थे जो एक दूसरे के लिए ज़रूरी थे।